हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की भूगोल। एनसीईआरटी की भूगोल कक्षा 7 से एनसीईआरटी की भूगोल सही से स्टार्ट है। वैसे कक्षा 6 में वही इतिहास वाली हिस्ट्री दी है, कुछ है नहीं कक्षा 6 में। तो देखते हैं हम लोग कक्षा 7 से जो भूगोल हमारा सही से स्टार्ट है कक्षा 7 से, उसका ये पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी देखेंगे ये चैप्टर हम। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एनसीईआरटी में हम भूमिका बनाते हुए किसी चीज़ की पढ़ते हैं, तभी हमें कॉम्प्रिहेंसिव समझ आती है। देखते हैं, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है, जिनसे कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर टिमटिमाहट अन्य से अलग है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आपको पता है आसमान में बहुत सी चमकती चीज़ें दिखती हैं। कुछ का नाम तारा होता है, ठीक है, कुछ तारे होते हैं और चंद्रमा होता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, कुल मिला के ये उसी की भूमिका बना रहा है। अब देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को ही देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का चंद्रमा को आप पता है अलग अलग समय पर अलग अलग, कभी आधा चांद दिखाई देता है, कभी पूरा चांद दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार, हर महीने में एक बार चांद पूरा होता है, ठीक है, फुल मून होता है, तो उसको कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? यह पूर्णिमा चंद्रमा वाली रात, या मतलब उस दिन उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा याद रहे, ये आप पॉइंट नोट कर लेना, आपको अच्छे से आना चाहिए इसमें। ठीक है, पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात अमावस्या याद रहे? ठीक है, नए चंद्रमा की रात को कहते हैं। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। याद रहे, सूर्य की चमक इतना ज़्यादा होती है, इसलिए उसके आगे सब फीकी पड़ जाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। याद रहे, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य तथा वो सभी चीज़ें, चंद्रमा, वो सभी चीज़ें जो आसमान में रात को चमकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। याद रहे, जो खगोलीय पिंड खुद की ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। याद रहे, पॉइंट याद रखना आप, सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, ये पॉइंट आप याद रखना अच्छे से। सूर्य एक तारा है, ठीक है, ग्रह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रात के समय देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग को उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। और तारे देखिए बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, तो वो बहुत ऊंचाई पे हैं हमसे। सूर्य नज़दीक है पृथ्वी से, इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। क्वेश्चन भी आता है कि सूर्य और तारे क्यों छोटे दिखाई देते हैं, सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि और तारे काफ़ी दूरी पे हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा पक्षी, हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, जैसे देखो हम नीचे से देखते हैं हवाई जहाज़ कितना छोटा लगता है ना, तो इसी तरह से ऊंचाई बढ़ गई तो हमारी आइट साइड से दूर हो गया तो वो चीज़ हमें छोटी दिखाई देगा। तो और तारे बहुत दूरी पे हैं हमसे, इसलिए इतने छोटे दिखाई देते हैं। वास्तव में सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। तो तारों के विभिन्न कई तारे इकट्ठा होकर तरह तरह के क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। देख सकते हैं आप लोग, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। पूछा जाता है ऊर्जा मेजर कहते हैं, अर्सा मेजर कहते हैं या बिग बियर, ये क्या है, तो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है और इंग्लिश में इसको कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये तारों का समूह है। क्या है, ऊर्जा मेजर और बिग बियर ये सब तारों का समूह है, ठीक है, और इसको नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि क्या है, यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि याद रखना 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल ऊर्जा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारा ग्रह नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। याद रहे, प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। उत्तरी तारा उत्तर दिशा का बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। याद रहे, ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कह सकते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखाएं खींची जाए एवं उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेंगी। किसके, ध्रुव तारे की ओर। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। याद रहे, जिन खगोलीय पिंडों में खुद की ऊष्मा नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैनेट। आ रहे हैं अब धीरे धीरे हम, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट प्लेनेटाइट मतलब चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। याद रहे, पृथ्वी पर जो सूर्य का जो हीट और ऊष्मा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। याद है, सूर्य एक तारा ही तो है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चलिए ये देख सकते हैं आप लोग, ये फिगर बना है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये सभी ग्रह सौर मंडल है। ये सौर मंडल का चित्र बना है, ठीक है, सौर मंडल का चित्र बना है। अब ये सौर मंडल का चित्र आपको डिफाइन करेंगे, पहले ये पढ़ लीजिए भूमिका। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सैटेलाइट कहते नहीं, किसके पास सैटेलाइट है। सौर मंडल देखते हैं हम लोग। सौर मंडल में देखेंगे, सौर मंडल किसको कहते हैं, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। याद रखना सौर मंडल के बारे में, ठीक है। सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं
तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य, क्योंकि सूर्य सबको ऊष्मा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, आप लोग देखेंगे इसको। सूर्य के बारे में, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य की स्थिति कहाँ है? सौरमंडल के केंद्र में। ऑप्शन दे देगा तो आप भ्रम में ना आइएगा। सौरमंडल के यह बहुत बड़ा है, ठीक है, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। याद रहे, सूर्य किससे बना है? गैसों का एक गोला है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का, ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह के बारे में देख लेते हैं जरा सा। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है, याद रहे। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के जस्ट बगल में बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, ठीक है, देख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अज नट्स। ठीक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अज नट, याद रखने लाइए। ठीक है, ट्रिक है। ठीक है, एम से आपका मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जी से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे, इस तरह से आपका ये सूर्य रहता है और सारे ग्रह ये ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं सारे ग्रह। ये सूर्य है आपका, ठीक है, दिखाते हैं आपको। जैसे ये सूर्य हो गया आपका, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, सारे ग्रह ऐसे रहते हैं और सारे ग्रह सूर्य का ऐसे चक्कर लगाते हैं इस तरह से। तो जो सबसे दूर होगा वो सबसे बाद में चक्कर लगाएगा। ठीक है, और जो बड़ा छोटा भी होना चाहिए, जैसे बड़ा पहिया जो होगा जल्दी आगे बढ़ेगा, इस तरह सब चक्कर लगाते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये किस क्रम में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, परवलयाकार। तो देखिए ऐसे लंबा हो जा रहा है, दीर्घ वृत्त आप लोग इंटर में पढ़ के आए होंगे ना, दीर्घ वृत्ताकार, इक्लिप्ज। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इक्लिप्ज। इक्लिप्ज फॉर्म में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये दिया भी है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, ये पूछा गया कई बार, फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। इतना पास है इसलिए केवल 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान है कहीं ना कहीं से, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति, ये बता दिया कहाँ से समान है, आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। किसका, शुक्र का। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मरकरी। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 88 दिन में चक्कर कौन लगा लेता है, शुक्र। बुध लगाता है, कौन लगाता है, बुध। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, कुल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो से ग्रह की मान्यता छीन ली गई। किसने छीनी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में छीन ले गई। यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे
2003 यूबी 313 सीरस, ये सब बौने ग्रह में आ गए हैं। किसमें? बौने ग्रह कहे जाते हैं, बहुत छोटे, ठीक है, इसलिए इनको किससे ग्रह की मान्यता छीन ली गई। अब देखेंगे हम लोग पृथ्वी के बारे में, ठीक है, पृथ्वी के बारे में देखेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कैसा ग्रह है? तीसरा। आकार में, क्योंकि सूर्य के बाद आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रहे। आकार में किसका? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर हैं। ग्रह तो बहुत हैं, लेकिन जीवन के लिए लाइफ किस पे पॉसिबल है? केवल पृथ्वी पर, ठीक है, अभी तक हो पाई है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, क्यों ऐसा है लाइफ पॉसिबल यहाँ क्यों है? क्योंकि ये तो न बहुत ज़्यादा गर्म है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु, एटमॉस्फेयर दोनों हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों भैया नीले रंग की दिखाई देती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है आकाश से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि इसमें 2/3 भाग पानी है, इसलिए, ठीक है। चलिए अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। याद रहे, सभी ग्रह के कुछ न कुछ उपग्रह हैं, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 2, किसी के 1। तो हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास, अच्छा याद रहे, जो कहता है ना कि मतलब इस ग्रह के कितने सैटेलाइट हैं, इस ग्रह के कितने सैटेलाइट हैं। 2 सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट यानी एक प्राकृतिक उपग्रह, एक मैन मेड यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह। तो हमारे जो चंद्रमा का उपग्रह है, ये पूछा जाता है हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, और वो भी नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। याद रहे, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। व्यास क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास इतना बड़ा है और ये चंद्रमा है, इसका व्यास, अगर ये 4 मीटर का व्यास है पृथ्वी का, तो ये 1 ही मीटर का व्यास है, चौड़ाई, ठीक है। समझ गया ना व्यास? आप तो वृत्त पढ़े होंगे, ठीक। तो सोच लीजिए हमारी पृथ्वी से ये इतना छोटा है, ठीक है। छोटा है लेकिन बड़ा प्रतीत होता है। यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दिया है राइट साइड में। उपग्रह 2 टाइप के होते हैं। उपग्रह 2 टाइप के होते हैं, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह में कुछ के नाम देख लीजिए, जैसे इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया, ये सब मानव निर्मित है, ठीक है। ये सब भेजे जाते हैं जिसकी सहायता से हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज कर पाते हैं, ठीक है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। अक्ष पर मतलब कि जैसे ये सैटेलाइट हो गया, ये अक्ष हो गया, इस पे इस तरह से घूमना, ठीक है, अक्ष पे रोटेट करना, ठीक। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न पानी है न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं आप लोग,
अब देखें, ये देख सकते हैं, ये क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। ये क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह? देखेंगे हम लोग। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति, ये हमेशा मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गया था। ठीक है, उल्का पिंड देखेंगे हम लोग। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड के बारे में देखेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? आकाशगंगा। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी कही गई है, आकाशगंगा को। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ठीक है, ये कहानी है। आ जाइए अब अभ्यास प्रश्न पे आ जाते हैं। अभ्यास प्रश्न पे, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो आप ऊपर पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं बहुत अच्छे से। ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं होते, तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौरमंडल में ये सब चीज़ें, तारे, ग्रह सब इकट्ठा होता है, तो आपको पता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रह के नाम लिखिए। लिख सकते हैं कौन कितनी दूरी पे है। ये अभ्यास प्रश्न आ गया। ठीक है, यानी ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। थोड़ा सा कुछ और है तो इसमें देख सकते हैं। ये कहानी है, अगर इसको आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना। अपने मित्र से कहें कि वो आधा मीटर चिन्ह पर चाक एवं रस्सी को एक साथ पकड़कर भूमि से लगातार केंद्र के चारों ओर घूमे। वो चक्कर लगाने वाली बात यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल की गई। ये आप लोग देख सकते हैं। सूर्य के बाद सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अगला चैप्टर।